हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनलाइटन विद शाश्वती। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड ऑल्सो अबाउट व्हाट इज एक्चुअली पॉलिटिकल। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अड्यू। समझना चाहते हैं, देन थ्योरी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। जैसे कि हम साइंस में बोलते हैं एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। तो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है वो किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में एक सिस्टमेटिक वे में नॉलेज होता है, जिसे कि हमें पढ़ना होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी? Thus, political theory denotes a systematic knowledge of political phenomena. तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है? कुछ भी एक पॉलिटिकल फेनोमेना होता है तो उसके बारे में जो सिस्टमेटिक नॉलेज होता है उससे ही हम पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं। तो हमने अच्छे से समझ लिया कि व्हाट इज पॉलिटिकल एंड व्हाट इज थ्योरी, एंड एट लास्ट व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो हमें अभी ये पढ़ना होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, जिन स्टेटमेंट्स को लेके ही पॉलिटिकल थ्योरी को समझा जा सकता है। पॉलिटिकल थ्योरी इज कंसर्न्ड विथ 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। Okay, so first one is empirical statement. Empirical statement is based on observation through sense experience alone. इसका मतलब क्या है? जब भी हम कोई स्टेटमेंट को एम्पिरिकल बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट हमने कंक्लूड किया है थ्रू एन ऑब्जर्वेशन। हमने एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू उस स्टेटमेंट को कंक्लूड किया है, हमने अपने सेंसेस को यूज करके सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ हमने कंक्लूड किया है, उसे ही हम बोलते हैं एम्पिरिकल स्टेटमेंट। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है लॉजिकल स्टेटमेंट। जो लॉजिकल स्टेटमेंट होता है दैट इज बेस्ड ऑन रीजनिंग। सबसे इजी एग्जांपल लॉजिकल स्टेटमेंट का क्या है? जैसे कि हम बोलते हैं 2 + 3 = 5। इसके पीछे कुछ लॉजिक है, क्योंकि हम मैथमेटिकली जानते हैं कि 2 + 3 = 5 और ये रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए ये होता है लॉजिकल स्टेटमेंट। और सबसे लास्ट में जो स्टेटमेंट है उसे हम बोलते हैं इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। हाउ इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट? फॉर एग्जाम्पल, when we say that men are born free and equal, जब हम बोलते हैं कि men are born free and equal, actually it is subjected to the perspective of a particular person. उसका मतलब क्या है? जब भी हम एम्पिरिकल स्टेटमेंट को लेते हैं, सबके सेंस ऑर्गन्स होते हैं तो सब सेंस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वैसे ही जब हम लॉजिकल स्टेटमेंट के बारे में बोलते हैं जो कि रीजनिंग पे बेस्ड होता है, वो भी सबके लिए सेम ही होता है, बिकॉज दैट इज ऑब्जेक्टिव। सबके लिए 2 + 3 = 5 होता है, सबके लिए सन ईस्ट में राइज होता है, तो ये सभी के लिए ऑलमोस्ट सेम होता है। बट जब हम इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, देन इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। व्हाई इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। वो डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है वो डिफर करता है इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट में। इट डिपेंड्स ऑन हाउ अ पर्सन इवैल्यूएट्स दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो ये तो हो गया हमारे 3 स्टेटमेंट्स, एम्पिरिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट एंड इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। इट इज आर्ग्यूड that correct observation and correct reasoning by different persons would lead to similar conclusion. Hence, empirical and logical statements are capable of verification. On the other hand, it is alleged that evaluative statements are based on individual or group preferences, which differ from individual to individual or group to group. There is no reliable method of determining what is right or wrong, good or bad. One cannot specifically discover the purpose of the universe or human life. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी स्टेटमेंट को करेक्टली ऑब्जर्व करते हैं और करेक्टली रीजनिंग करते हैं, देन ऑलमोस्ट सभी का सिमिलर कंक्लूजन होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सन राइजेस इन द ईस्ट।
सभी लोग ऑब्जर्व करते हैं कि सन ईस्ट से ही राइज करता है, तो सबके लिए वो कंक्लूजन सेम ही होता है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। और जब हम बोलते हैं कि 2+3 = 5, वो भी सभी के लिए सेम है, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग। लेकिन जब भी हम कोई इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे कि ऑल मेन आर बोर्न इक्वल, किसी के हिसाब से सभी मेन इक्वल नहीं होते हैं, किसी के हिसाब से सभी मेन इक्वल होते हैं, तो उधर सबका कंक्लूजन सेम नहीं होता है। वो इंडिविजुअल या तो ग्रुप प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है, और कोई भी एक पर्टिकुलर या करेक्ट मेथड नहीं होता जिससे कि हम जान सकते हैं कि एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, या अच्छा है या बुरा है। उसे हम साइंटिफिकली डिस्कवर नहीं कर सकते। तो यही डिफरेंस होता है एम्पिरिकल स्टेटमेंट और लॉजिकल स्टेटमेंट में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसमें सेपरेट वीडियो चाहते हैं देन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस पे एक अलग वीडियो बना दूंगी। बट हियर वी विल अंडरस्टैंड इट इन अ प्रिसाइज मैनर। व्हाट इज लॉजिकल पॉजिटिविज्म? हम वो वर्ड से ही उसे एनालाइज करना मतलब ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि लॉजिकल मतलब दैट इज डिपेंडेंट ऑन लॉजिक। So let's understand about logical positivism. It is a school of thought founded by German sociologist Max Weber and the members of the Vienna Circle in the early decades of the 20th century. इसे कब एक्चुअली में डिस्कवर किया गया था? In the early decades of 20th century, जैसे कि 1910, 2030 इस टाइम पे। और इसके सबसे मेन एक्सपोनेंट कौन थे? मैक्स वेबर। इसमें एक्चुअली होता क्या है? It holds the reliable and valid knowledge in any field of inquiry can be obtained only by empirical method, that is observation based on sense experience. The questions concerning values are beyond the scope of scientific knowledge. Hence, it is not possible to obtain reliable knowledge about them. तो इधर evaluative statement से ज्यादा empirical statement और logical statement पे emphasis दिया गया है। इधर बोला गया है कि हम एम्पिरिकल स्टेटमेंट या लॉजिकल स्टेटमेंट को ही साइंटिफिकली वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, एंड उसी को हम रिलायबल मानते हैं। हम इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट को रिलायबल इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उससे हम साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, एंड दैट इज इनकंसिस्टेंट, बिकॉज सभी लोगों के लिए एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल पॉजिटिविज्म. Exponents of logical positivism argue that evaluative statements have no empirical content or logical structure. They are expressions of subjective reflection or emotional preference. तो इधर वही बोला गया है कि जो evaluative statement होता है that depends on the emotion of a particular person, और वो emotions के हिसाब से person to person change होता है. In any case, political theory cannot be confined to the so-called scientific knowledge. It is equally concerned with determining values which come within the scope of philosophy. We can't accept the view that values are based on individual or group preferences. On the contrary, values do have a sound logical structure unless we mistake them for biased statements. Upholders of different values can be invited to have a dialogue, to have an opportunity to understand each other's point of view, to convince each other, and probably to agree on certain universal principles to judge the validity of values. इन सब का सिंपल मीनिंग यही है कि पॉलिटिकल थ्योरी को हम बस एम्पिरिकल स्टेटमेंट और लॉजिकल स्टेटमेंट तक लिमिटेड नहीं रख सकते। पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड बाय द थॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंकर्स, जैसे कि जॉर्ज कैटलिन उनके बुक पॉलिटिकल क्वार्टरली में लिखा था कि द थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स इटसेल्फ is divided into political science and political philosophy. इसको सिंपली हम ऐसे याद रख सकते हैं, political theory is equal to political science plus political philosophy. मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में जितने भी कंटेंट हमारे होते हैं वो दो कैटेगरीज के अंदर आते हैं। एक तो आता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर और एक आता है पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर। जब हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, दैट मीन्स दैट
साइंस के अंडर थ्योरी आता है, लॉजिकल स्टेटमेंट्स आते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो साइंस के अंडर आता है। एंड जब हम इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, देन दैट कम्स अंडर पॉलिटिकल फिलॉसफी। सो सिंपली empirical statement and logical statement are under political science and evaluative statement are under political philosophy, and by combining both these things we get the final result of political theory. George Catlin also asserted that it is the supreme virtue of the fusion of sociology and political science that it could enable us to be sharp-eyed for the phenomena of control in its many forms over all the processes of the whole social field. इसका simply यही meaning है कि social field में जितने भी type के problems होते हैं, crises होते हैं या different types of concepts होते हैं, हम उसे बस पॉलिटिकल साइंस या बस पॉलिटिकल फिलोसॉफी से नहीं समझ सकते। अगर हमें पॉलिटिकल थ्योरी को पूरा डीपली एनालाइज करना है, देन हमें उसके लिए पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना होगा और पॉलिटिकल फिलोसॉफी भी पढ़ना होगा। वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ बोथ दीज थिंग्स। एंड ऐसे ही एंड्रयू हैकर थे, जिनका बुक था पॉलिटिकल थ्योरी, फिलोसफी, आइडियोलॉजी एंड साइंस। उन्होंने भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि एवरी पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्लेज अ डबल रोल, ही इज अ पार्ट साइंटिस्ट एंड पार्ट फिलोसोफर। ये बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने बोला कि पॉलिटिकल थ्योरी के दो पार्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, वैसे ही एक पर्सन को अगर पॉलिटिकल थ्योरी से जोड़ के रखना है, देन ही हैज टू बी अ पार्ट साइंटिस्ट एंड पार्ट फिलोसोफर। कोई भी पर्सन बस साइंटिफिक पार्ट्स ऑफ द थ्योरी को लेके कुछ अचीव नहीं कर सकता। अगर उसे सच में पॉलिटिकल थ्योरिस्ट बनना है, देन उसको पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ पॉलिटिकल फिलोसफी को भी कंसिडरेशन में लेना होगा। The philosophical parts of a theory must be informed by a profound understanding of the facts of political life. The best political philosophers have always been well aware of the existing realities. इन सब का मतलब यही है सिंपली कि जब भी हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं, हमें उसे प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा, दैट इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग, एंड हमें उसे इवैल्यूएटिव पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा, जिसमें कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो हमें हमारे माइंड को यूज करना होगा और उसके बारे में एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव डेवलप करना होगा, एंड थ्रू दैट ओनली वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द ट्रू एसेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप सभी को कोई भी डाउट है, देन आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।